हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। और दोस्तों, आज जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का वो पार्ट फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, जिसका आर्टिकल नंबर है 19 से 22 तक का। और दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि हमारा जो पढ़ाने का उद्देश्य है उसमें हम लोग सोचते हैं कि लेक्चर खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, जैसे कि आरबीआई, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल या फिर बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन है दोस्तों। और कोशिश करते हैं कि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिससे आपको कहीं और इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक और हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को बहुत ही रियल लाइफ एग्जामिनेशंस के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 19 जो है ना दोस्तों, वो बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब दोस्तों कि आपको कहीं भी बोलने का जो अधिकार होता है ना, उससे के मतलब हित में ये बात करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल नंबर जो दोस्तों 19 है, ये हम लोग को 6 फंडामेंटल फ्रीडम प्रोवाइड करता है सभी लोगों को। ये फ्रीडम कैसे होते हैं, तो चलिए इसको रिलेट करके मैं आपके लिए आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि ये जो फ्रीडम होता है हर सिटीजन को अपनी लाइफ एक्सप्रेस या फिर कहीं घूमने के लिए, मतलब किसी भी काम से आज़ादी ये प्रोवाइड करता है। मतलब कि आपको पूरा फ्रीडम प्रोवाइड करता है। अब ये फ्रीडम कैसे होगा दोस्तों, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, क्लाउज नंबर 1 बोलता है कि पहला तो आपको कहीं भी बोलने का और अपनी बातों को रखने का हक है। दूसरा है दोस्तों कि अगर आप बोल सकते हो तो आप कहीं भी अपना एक संगठन तैयार, मतलब कि आप असेंबली तैयार कर सकते हो। आप शांति से किन्हीं मुद्दों को लोगों के बीच में लोगों को जोड़ के बातों को रख सकते हो। तो दूसरा क्या था दोस्तों कि हम लोग फ्रीडम ऑफ असेंबली पीसफुली, मतलब शांति से लोगों को यूनाइट भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा कहता है कि अगर लोगों को तो जोड़ दिए हो तो यहाँ पे हम लोगों को मौका देता है कि एक संगठन बना सकते हैं, एक यूनियन भी बना सकते हैं। और चौथा बोलता है दोस्तों कि संगठन तो बन गया है, तो चलो उसके साथ साथ हम लोग कहीं घूम भी लेते हैं। मतलब फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। मतलब दोस्तों, हम लोगों को इंडिया में कहीं भी मूव होने का अधिकार है। और दोस्तों, अगर आप मूव करोगे कहीं भी तो आपको कहीं भी रहने का अधिकार होगा, कहीं भी अपना घर बसाने का अधिकार होगा इंडिया में। और सबसे खास बात दोस्तों कि अगर आप मतलब कि कहीं भी रह लोगे, कहीं भी अपना घर बसाने का सोचोगे, तो कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हो या फिर आप कहीं भी मतलब कि कोई भी काम कर सकते हो जिससे आपकी रोजी रोटी चले या फिर जिससे आपका मतलब कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो दोस्तों। तो दोस्तों, कितना सिंपल है आर्टिकल नंबर 19। एक बार फिर से आप इसको देखो तो इसमें क्या था, क्लॉज नंबर 1 बोलता है कि आप मतलब कहीं भी किसी के बीच में बोलने का अधिकार है, आपको लोगों को जोड़ने का अधिकार है। जोड़ देते हो तो उसके बाद आप चाहो तो कहीं भी अपना संगठन तैयार कर सकते हो। उसके बाद आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो। और घूमने के बाद दोस्तों, तो मतलब उसके बाद आप कहीं भी रह सकते हो। और कहीं उसके बाद कहीं भी आप अपना ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए कहीं भी आप काम कर सकते हो। मतलब इंडिया में ये सभी आपको फ्रीडम प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। तो मतलब इसको अगर आपको याद करना है ना दोस्तों, तो एक दूसरे से आप इसको रिलेट करो। जैसे बोलने का अधिकार हुआ, तो बोलने के बाद आप क्या करोगे, एक मतलब कि सोचो ना कि एक आदमी पहले भीड़ में बोल रहा है, ठीक है। खुद सोचो, मैं इसको रिलेट करता हूँ अपने एस्पेक्ट से, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या होगा कि पहले तो मुझे पढ़ाने का अधिकार है, मैं पढ़ा लिया तो मुझे एक भीड़ को इकट्ठा करने का अधिकार है, मतलब स्टूडेंट्स के साथ जुड़ने का अधिकार है, ठीक है। और जब जुड़ने का अधिकार हो गया तो मैं अब एक कोचिंग का निर्माण करूंगा दोस्तों, मतलब एक संगठन भी मैंने बना लिया जो कि इंस्टीट्यूट के फॉर्म में मेरे को दिखेगा। उसके बाद से दोस्तों, अगर मैंने संगठन बना लिया तो मैं कोशिश करूंगा कि इंडिया के हर कोने में अपनी कोचिंग को खोलूं। उसके बाद से दोस्तों, अगर मतलब मेरा मन करेगा कि इंडिया के किसी भी रीजन में रहने का, तो मैं वो भी रह सकता हूं। और उसके बाद दोस्तों, मेरा मन करेगा पढ़ाने के साथ साथ मैं और भी कोई काम करूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। मतलब दोस्तों कि हमारे पास फ्रीडम है किसी भी चीज़ों को बोलने का, सुनने का, या फिर मतलब हर चीज़ों को करने का, सिवाय कोई रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो चलिए आगे भी हम लोग इसको भी जान लेते हैं दोस्तों।
रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं या फिर कब मना किया जा सकता है, तो उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना कि ये फ्रीडम तो है लेकिन 100% फ्री नहीं है। अब आप बोलोगे 100% फ्री क्यों नहीं है, तो दोस्तों गवर्नमेंट आपको कहीं कहीं किसी किसी चीज़ों में रोक लगा सकती है। जैसे अगर कंट्री की सिक्योरिटी की बात आ जाए दोस्तों, तो ये सभी फ्रीडम पे कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस आ सकता है। जैसे दोस्तों आपको याद होगा कोरोना का टाइम, एक तरीके से अगर नेशनल सिक्योरिटी ना मान के इसको पैंडेमिक का मुद्दा माना जाए, तो लोगों के हित के लिए उस टाइम पे जो मूवमेंट था या फिर लोगों का इधर आवागमन था, वो कहीं ना कहीं एक ये देश की सुरक्षा के मतलब कि खतरे में आ सकती थी, या फिर लोगों का जो हेल्थ है सिस्टम है ये और मतलब बर्बाद हो सकता था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए देश ने क्या किया, मूवमेंट बंद कर दिया। तो मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक मुद्दा होता है दोस्तों, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी होता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर लोगों के हित और अहित की बातें आएंगी तब ये डिसीजन लिया जा सकता है। या फिर अगर कोई आदमी कुछ हेट स्पीच दे किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन कम्युनिटी या फिर किसी भी चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं उसमें भी दोस्तों हमारे फ्रीडम को छीना जा सकता है। जैसे आपको आज़ादी तो है बोलने की, लेकिन अगर आप रिलीजन कास्ट या किसी को मतलब कहीं भी अपना हेट स्प्रेड करोगे, किसी भी सामाजिक तत्व को बुरी तरीके से पेश करने की कोशिश करोगे, तो गवर्नमेंट को पावर है कि आपको रोक सकता है। और दोस्तों यही है दोस्तों कि आर्टिकल 19 बोलता है कि मतलब कि ये जो लॉ है ये क्या है कि इंडियन सिटीजन के लिए ही है, फॉरेनर के लिए नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि ये राइट ऑफ फ्रीडम जो स्पीच है, एक यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनेट को भी शट डाउन जो करने का बात अगर कभी उठेगा दोस्तों, तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही मुद्दा माना जाएगा। मतलब हम अपनी आज के टाइम पे सोशल मीडिया क्या है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो जहाँ पे अगर सोशल मीडिया को बंद किया जाएगा, खुद सोच के देखो, तो अगर बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि हमको बोलने का अधिकार हमारा छीन लिया जाएगा। मतलब यही था दोस्तों अनुराधा भासीन और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा जो केस, जो कि 2020 में इस बात को चला था। तो अब आप समझ लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मुद्दा है वो इंटरनेट बंद होने पे भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अब है आर्टिकल नंबर 20। और आर्टिकल नंबर 20 क्या बोलता है, तो हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्या अपने आप को किसी भी क्राइम होने के बाद या क्राइम जब करते हैं तब। मतलब दोस्तों कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 20 मतलब आर्टिकल नंबर 20 है, ये बताता है कि आप अगर कोई गलत काम भी करते हो, क्राइम भी करते हो, तो उसके बावजूद भी आपका संविधान आपको सपोर्ट करता है। कैसे करता है, तो समझो कि अगर कोई आदमी क्राइम किया है तो उसके साथ किस तरीके का फेयर ट्रीटमेंट पेश किया जाए, ये आर्टिकल अपने 3 क्लॉज के साथ या फिर 3 स्पेशल प्रोटेक्शंस को के साथ आपको बताता है। ताकि होगा क्या दोस्तों कि लॉ का गलत यूज करके पनिश ना किया जाए लोगों को। मान के चलो कि किसी ने क्राइम किया है, उसको तो सजा मिलनी है, ये तो तय है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी जुल्म ना हो। मान के चलो अगर कोई आदमी चोरी कर लिया है, उसको सजा मिलनी चाहिए 2-3 महीने, 4 महीने, 1 साल के लिए दोस्तों, लेकिन अगर उसको सजा 10 साल 15 साल की सुनाई जाए या फिर उसकी मतलब कि गुना से ज़्यादा उसकी सजा को यहाँ पे दिखाया जाए, तो ये एक तरीके से उसके लिए अनफेयर ट्रीटमेंट होगा। तो इसी के लिए दोस्तों बनाया गया है आर्टिकल नंबर 20, जो कि बताता है कि अगर आप गुनाह भी कर लेते हो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट रेडी है। ये दोस्तों कैसे बताता है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। तो क्लॉज नंबर 1 है दोस्तों जो 20 का, वो बताता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक आदमी यानी अगर मतलब कि यहाँ पे देखा जाए तो यानी अगर किसी ने कल कुछ किया है और आज वो इलीगल है तो उसे सजा नहीं मिल सकती है दोस्तों। मतलब कि आप खुद सोच के देखो कि सपोज करो कि 2024 में ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक क्या था कि लीगल था। अगर 2025 में गवर्नमेंट बैन कर देगी तो क्या होगा कि आपको 2025 में पनिशमेंट नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि 2024 तक ये तो क्या था कि पीने का अधिकार था। तो यही चीज़ है दोस्तों। अब मतलब एक मैं और उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ कि मान के चलो कि
2024 में आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, और वो क्राइम जिस टाइम पे किया उस टाइम पे कोई चीज़ बैन नहीं है, ठीक है, लेकिन 2025 में जब आपको सज़ा सुनाई जाएगी तो उस टाइम पे आपको जो सज़ा सुनाई जाएगी वो 2024 के अनुसार सुनाई जाएगी, ना कि 2025 में जो नया नियम बना है उसके अनुसार। तो दोस्तों यही है ये क्लॉज नंबर 1, मतलब कि अगर कोई आदमी कल कुछ किया और वो आज इलीगल हो गया तो उसे सजा नहीं मिल सकती है। ये है क्लॉज नंबर 1। उसके बाद है दोस्तों, और सबसे खास बात दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये क्रिमिनल लॉज के लिए ही है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े हो गए या फिर कोई कोई टैक्सेस जो होती हैं उसके एस्पेक्ट में ये बातें नहीं की गई हैं, ये बस क्रिमिनल लॉ के लिए। इसीलिए एग्जामिनेशंस में बहुत बार इस तरीके से पूछा जाता है कि क्लॉज नंबर 1 या फिर जिसको नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है, ये क्या सिविल और टैक्स लॉ के लिए भी है क्या? तो नहीं दोस्तों, ये बस क्रिमिनल लॉ के लिए है। उसके बाद से दोस्तों क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है कि नो डबल जोपार्डी। नो डबल जोपार्डी मतलब कि एक आदमी को 2 बार सजा एक गलती के लिए नहीं सुनाई जाएगी। मतलब दोस्तों कि अगर आपने एक गलती की है तो आपको एक ही बार सजा मिलेगा, 2 बार सजा नहीं मिलेगा। अगर राम को, मान लो कि अगर राम ने चोरी किया एक बार, तो क्या उसको बार बार उसको सजा मिलेगी चोरी का? नहीं, मतलब एक ही क्राइम एक ही सजा, अब 2 बार नहीं चलेगा। मतलब कि ये भी तो उसके अधिकारों को बचा रहा है जिसने क्राइम किया है। उसके बाद दोस्तों क्लॉज नंबर 3 कहता है कि नो सेल्फ इंक्रिमेशन। मतलब दोस्तों अगर मान के चलो आप सजा आपने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद आपको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन ज़बरदस्ती आपको मार मार के बोला जाए कि नहीं आप अपने गुनाह को कबूल करो कबूल करो, तो ये तो गलत बात है दोस्तों। तो यही चीज़ बताता है कि किसी भी आदमी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि ज़बरदस्ती अपने गुनाह को कबूल करो, और नहीं तो उससे मतलब कि ज़बरदस्ती बहुत तरीके के गुनाहों को मनवाने का भी लोग कोशिश करते हैं। तो इस एस्पेक्ट में कि कहीं उसके जो ये क्या उसके जो अपने ये अधिकार हैं ये कहीं ना मिस हो जाए। अगर दोस्तों एग्जाम्पल में समझा जाए तो अगर पुलिस या कोर्ट किसी से ज़बरदस्ती कन्फेशन करवाता है तो वो यूज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें दोस्तों कि पुलिस कैन नॉट फोर्स यू टू से यस डिड इट मर्डर। मतलब कि दोस्तों मान के चलो मर्डर के टाइम पे आपने को गुनाह कर लिया, आपको अरेस्ट कर लिया गया, भले आपने गुनाह किया नहीं किया, लेकिन बावजूद आपको ज़बरदस्ती प्रेशर दिया जा रहा है कि आप उसको कन्फेस करो, आप मानो कि आपने गुनाह किया है, तो ये तो गलत बात है। तो मतलब ये भी एक दोस्तों क्लॉज नंबर 3 है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि देखो दोस्तों वो क्या कर सकते हैं, आपका फिंगरप्रिंट ले सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं, तो ये तो मतलब कि कुछ टेस्टिमोनियल्स है ना दोस्तों सॉरी ये तो टेस्टिमोनियल्स नहीं ना है दोस्तों, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, बेसिक चीज़ लेके अपने इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपसे उगलवा लेना ये तो सज़ा का एक तरीके दौर चालू हो जाएगा ना। तो यही है दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसको कैसे माना गया था, तो एक सेल्वी और स्टेट गवर्नमेंट का केस चला था दोस्तों 2010 में, उसी के हिसाब से देखा गया था कि नार्को टेस्ट बिना परमिशन के इलीगल है। मतलब कि यहाँ पे वो जो क्राइम कन्विक्टेड पर्सन है वो अपना यहाँ पे परमिशन प्रोवाइड करेगा, तभी जाके ये चीज़ माना जाएगा। ये चीज़ें बहुत हद तक किन्हीं किन्हीं चीज़ों में एक्सेप्शंस भी हैं दोस्तों। तो चलिए आगे समझते हैं। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 को देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो आर्टिकल नंबर 21 है दोस्तों जो कि बताता है कि आपके पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट है। मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति का जो लाइफ है या फिर पर्सनल फ्रीडम है उसको बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के नहीं छीना जा सकता है दोस्तों। ये आर्टिकल आपको जीने का अधिकार देता है या फिर बताता है कि बिना लॉ के आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है या फिर आपको कोई फांसी की सजा या फिर इनडायरेक्ट तरीके से आपको मार नहीं सकता है दोस्तों। मतलब इसका एग्जाम्पल के एस्पेक्ट से देखा जाए दोस्तों तो कैसे, तो आपके पास इसमें राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट है। मतलब कि आपके पास एक अच्छा सा एक अगर पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई या एयर हो तो वो आर्टिकल 21 का है दोस्तों, वो वायलेट होगा। मतलब कि एमसी मेहता के केस के अनुसार दोस्तों बोला जाता है कि आपके पास इतना राइट है कि आप क्लीन इन्वायरमेंट में और स्वच्छ पानी पीने का अधिकार आप भी रखते हैं। उसके बाद से दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 का जो सेकेंड
कंटेंट है, या फिर सेकंड लाइन है दोस्तों राइट टू प्राइवेसी, इसमें बताता है कि अगर कोई भी बिना इजाजत के आपका फोन टैप कर ले या फिर आपका कोई डेटा लीक कर ले तो वो दोस्तों वो भी वायलेशन है किस चीज का, तो पर्सनल लिबर्टी का, जो कि ये भी एक केस है दोस्तों KS पुत्तस्वामी का, जो कि गवर्नमेंट के साथ चला था 2017 में, जो कि बताया गया था कि आपका फोन कोई टैप नहीं कर सकता है क्योंकि ये इससे क्या होता है कि प्राइवेसी आदमी का वायलेट होता है। तो क्या है कि प्राइवेसी डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, मतलब कि आर्टिकल 21 के अनुसार बताया गया है कि जो ये प्राइवेसी जो है एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 3 और 4 क्या है, चलिए उसको भी समझते हैं। तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ब्रेन डेड पेशेंट को मशीन से ज्यादा रखना अनकाइंड डिग्निटी के खिलाफ हो सकता है। मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर हम लोग देखें, मतलब दोस्तों कि असल में कोई अगर आदमी मान के चलिए कि दिमागी तौर से मर चुका है तो उसको आप अगर जबरदस्ती जिंदा रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि एक मैन काइंड या फिर ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास एक मरने का या फिर आपके एक आत्मसम्मान का भी यहाँ पे राइट है दोस्तों। उसके बाद से राइट टू लीगल एड है, ये क्या कहता है कि गरीब व्यक्ति के पास लॉयर अफोर्ड करने का तो पैसा नहीं होता है, तो इसके कारण क्या होता है कि स्टेट उसको फ्री में एक लीगल एड या फिर लीगल जो वकील होता है वो प्रोवाइड करता है दोस्तों। तो मतलब ये भी आपके पास एक राइट है दोस्तों। ये तो वही बात हो गई ना कि मनेका गांधी का जो केस चला था 1978 में, उसमें बताया गया था कि मनेका गांधी का पासपोर्ट बिना रीजन के ही कैंसिल कर दिया गया था। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो प्रोसीजर है आप एक लॉ के अकॉर्डिंग चलिए, मतलब कि फेयर होना चाहिए, एक जस्टिस अच्छा से प्रोवाइड होना चाहिए, या फिर आर्बिट्री के एस्पेक्ट से, मतलब एकदम क्लियर है दोस्तों कि असल में जो 21 नंबर का एस्पेक्ट था कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म इसमें बढ़ गया है। बढ़ने का क्या है दोस्तों कि पहले तो जो स्कोप था कि इसको हम लोग जो चलाएंगे कि जुडिशरी ही इसको मजबूत बनाएंगे, लेकिन बावजूद अगर देखा जाए तो इसमें क्या था कि पहले सिर्फ लाइफ और लिबर्टी था, लेकिन अब क्या हो चुका है, तो हेल्थ, एजुकेशन, क्लीन वाटर, इंटरनेट, लीगल एड, मतलब कि दोस्तों कि बदलते समय के अनुसार 21 में, आर्टिकल 21 में कुछ सुधार किए गए हैं। जैसे आपके पास तो इतना तो राइट होना चाहिए ना दोस्तों कि आप हेल्थ कॉन्शियस होने चाहिए या फिर आपको अच्छा हेल्थ होना ही चाहिए, आपके पास एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, पानी आपको अच्छा सप्लाई मिलता रहना चाहिए, इंटरनेट भी आपको मिले, मतलब कि आपके पास अधिकार है कि कोई आपको ये ना बोले कि आप इंटरनेट नहीं चला सकते हो। तो मतलब इस तरीके की चीजें आर्टिकल 21 में प्रोवाइड की जाती हैं। और यही है दोस्तों कि उसके साथ साथ आर्टिकल 21 का ए में बोलता है कि आपको पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि मतलब कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं इनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल बना दिया गया था। बनाया क्या गया था कि 2020 में 86वां जो अमेंडमेंट हुआ था, सुधार हुआ था, उसमें बताया गया था कि आर्टिकल 21 के ए के तहत सभी बच्चों के पास पढ़ने का अधिकार है। उसका जो एज है वो 6 से 14 है। ये भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये एजुकेशन दोस्तों प्रोवाइड किया जाता है, वो भी इनको फ्री में। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिकल 22 के बारे में और देखते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि ये दोस्तों आर्टिकल 22 जो है बहुत ही क्वेश्चंस जो है ना क्रिएट करता है। तो चलिए समझते हैं। तो ये उसके बारे में बात करता है जो कि अरेस्ट हो चुके लोग हैं, अरेस्ट होने पे उनको अधिकार मिले, ये उनको एक स्पेशल राइट प्रोवाइड करता है उन पर्सन्स को जो कि अरेस्ट हो चुके हैं। मतलब तो आप लोग समझ गए दोस्तों कि अगर कोई भी आदमी अगर जेल में है या फिर कहीं अरेस्ट हो चुका है तो उसको भी सपोर्ट करने का आर्टिकल 22 ने जिम्मा उठा लिया है। मतलब कि जैसे मान लो कि इसके दो पार्ट हैं। पहला क्या है कि एक मतलब कि उनके पास राइट है, उसके बाद से कुछ कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि क्लॉज के तौर पे बताए गए हैं, जिसमें असल में देखा जाए दोस्तों तो क्लॉज तो यहाँ पे दो ही हैं, 3-4 जो है मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या है कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन ऑफ अरेस्ट, मतलब किसी भी आदमी को अरेस्ट होने के बाद पुलिस को तुरंत बताना होगा कि किस वजह से अरेस्ट किया गया है। जैसे अगर पुलिस किसी को बिना वजह बताए अरेस्ट कर ले तो वो इलीगल होगा दोस्तों। तो ये क्लॉज नंबर 1 है। क्लॉज नंबर 2 कहता है कि राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, मतलब हर अरेस्टेड पर्सन को अपने पसंद का वकील रखने का हक है दोस्तों। एग्जाम्पल के अनुसार देखा जाए तो पुलिस किसी भी एक्यूज को लॉयर देने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये गलत है।
उसके बाद दोस्तों तीसरा और चौथा जो है ये अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया है। तो आप समझो तो किसी भी आदमी मतलब कि अगर आपके पास राइट है कि जो आपको अरेस्ट करेगा वो 24 घंटे के अंदर आपकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने करेगा। पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को जो कि क्राइम किया है उसको पेश करना होगा। अगर वो नहीं करता है तो अगर किसी को 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा, वो भी बिना कोर्ट ले जाए अगर पुलिस उसको रख लेती है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सपोर्ट करती है। उसके बाद भी दोस्तों आपके पास क्या है, तो राइट नॉट टू बी डिटेन बियॉन्ड 24 आवर्स विद इन मजिस्ट्रेट अप्रूवल। मतलब कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना पुलिस 24 घंटे से ज्यादा किसी को अरेस्ट में नहीं रख सकती है। मतलब इतना आपको सपोर्ट किया जाता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और उसके बाद से कुछ कुछ राइट्स हैं जो नहीं है वो भी हम समझते हैं। तो जैसे कि ये किन चीज़ों में नहीं है तो पहले ये समझते हैं। तो जैसे कि कुछ दुश्मन जो है मिले हुए हैं। मतलब कि क्या होता है कि वॉर के टाइम पे क्या होता है दोस्तों कि अगर हम लोग समझे तो होगा क्या ना कि जब वॉर होगा तो अगर आप किसी को अरेस्ट कर लोगे तो इनसे ये जो ये आर्टिकल है ये मतलब कि उन पे लागू नहीं होगा दोस्तों। या फिर कोई कोई मतलब कि ऐसे लोग हैं जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में रखा जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ दोस्तों चलिए मैं आपको वही समझाता हूँ। दोस्तों प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है वो बताता है क्लाउज नंबर 3 से 7 के बीच में। ये क्या है, ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिनको अरेस्ट फ्यूचर थ्रेट के बेसिस पे किया गया है। मतलब दोस्तों सीधी सी बात है, आराम से समझिए। तो होता क्या है कि मगर आपको लग रहा है कि एक आदमी है जो अभी क्राइम नहीं किया है लेकिन लग रहा है कि वो फ्यूचर में किसी रीजन से कुछ गलत उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो पुलिस या फिर जो गवर्नमेंट है बिना किसी परमिशन के उसको कुछ समय के लिए अरेस्ट कर सकती है। जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि अरेस्ट बिफोर अ क्राइम हैपन। मतलब कि कोई भी क्राइम होने से पहले ही उसे अरेस्ट कर लेना। मतलब किसी इंसान को अरेस्ट कर लेना सिर्फ इसलिए कि शायद वो कुछ गलत कर सकता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो किसी सस्पेक्ट को या फिर टेररिस्ट जो है दोस्तों, कोई सस्पेक्ट है जो टेररिस्ट या फिर बम ब्लास्ट कर सकता है, तो हम लोग उस मोमेंट में जहां पे ये डाउट है कि वो कर सकता है, वो सिचुएशन क्रिएट होने से ही पहले हम लोग उसको अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और है दोस्तों कि मान के चलो कि सपोज गवर्नमेंट को कोई शक है कि मिस्टर एक्स नाम का कोई आदमी है जो कि कम्युनल वायलेंस स्प्रेड कर रहा है और वहां पे वो भी रैली में, तो बिना किसी वो क्राइम करे उसे क्या किया जा सकता है, तो 3 मंथ के लिए अरेस्ट किया जा सकता है, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर दोस्तों। उसके बाद जो क्लॉज नंबर 3 है दोस्तों, यही है क्लॉज नंबर 3 जिसको बताया गया है कि नो प्रोटेक्शन अंडर क्लॉज 1। मतलब कि अगर किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया गया है तो उसे वकील या फिर इंफॉर्मेशन या फिर 24 घंटे वाली सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये एक नॉर्मल अरेस्ट में होता है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल अरेस्ट में क्या है कि आपको वकील मिलेगा, 24 घंटे के अंदर आपको पेशी करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट के सामने, आपको हक है कि आप अपने लिए बात को उठा सकते हैं वकील के द्वारा। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये सभी जो सुविधाएं हैं जो आर्टिकल 21 आपको दे रहा था, वो सॉरी क्लॉज नंबर 1-2 जो आपको दे रहा था, वो कहीं ना कहीं आपसे छीन ली जाएंगी। वो भी कब, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आप पे लागू होगा। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो क्लॉज नंबर 4 है दोस्तों, ये बताता है कि जैसे मजिस्ट्रेट की परमिशन जरूरी है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम किसी को प्रिवेंशन डिटेंशन में डाल रहे हैं तो वहां पे हम लोगों को मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ेगा। और खास करके प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है सिर्फ 3 महीने तक ही वैलिड होता है। उसके बाद जो एडवाइजरी बोर्ड होता है दोस्तों, इसकी मंजूरी चाहिए कि क्या आगे हम इसे रख सकते हैं कि नहीं। जैसे बोर्ड में कौन होता है, तो देखा जाए तो हाई कोर्ट के वो जजेस होते हैं जो कि सीनियर लोग रहते हैं। अगर उन्होंने बोला कि हाँ चलिए ठीक है डिटेंशन बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ इस डिटेंशन को बढ़ा के उसको और लंबे अवधि के लिए, समय के लिए उसको रखा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों क्लॉज नंबर 5 क्या कहता है कि ग्राउंड बताना होगा। मतलब कि अरेस्ट करने के बाद अथॉरिटी को बताना होगा कि क्यों रोका गया है, और सबसे बड़ी बात कि इसका रीजन क्या है। जैसे मान के चलो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अगर रखा गया है तो जो ग्राउंड्स है, मतलब कि बोर्ड एडवाइजरी है, उन लोगों को भी बता, ये एडवाइजरी जो कि ये नियम लेगी कि
अब इसको रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अथॉरिटी को, लोगों को मतलब इसका प्रमाण देना पड़ेगा कि आखिर उसको, जो कि बिना किसी क्राइम कन्विक्ट के उसको अगर हम लोग रख रहे हैं तो रीज़न क्या है। तो क्लॉज नंबर 5 यही है दोस्तों कि आपको रीज़न बताना होगा। उसके बाद क्लॉज नंबर 6 कहता है कि सीक्रेट रीज़न पॉसिबल है, मतलब कि गवर्नमेंट अगर यह डिसाइड कर सकती है कि कुछ रीज़न गुप्त रखा जाए, जैसे कि ये एक लोगों के सिक्योरिटी के लिए या फिर इंटरेस्ट के लिए बात है, मतलब कि लग रहा है कि लोगों के हित के विपरीत बात है, जिससे लग सकता है कि अगर ये बात लोगों में फैल गई तो कहीं ना कहीं इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इस बातों को छिपा सकती है। जैसे कि टेरर केस में क्या होता है कि पूरा रीजन लोगों को नहीं बताया जाता है, तो क्या होता है कि लोगों में ये एक भयावह सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल नंबर, ये क्लॉज नंबर 6 यही कहता है कि देखो 5 तो बोलता है कि बताना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन 6 में यही बात बोलता है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन में, कुछ मतलब कि अगर जहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल मुद्दा होगा या फिर जिससे लोगों के में एक गलत जो धारणाएं फैलेगी, उसके कारण यहाँ पे रोका जा सकता है। तो ये एक आर्टिकल क्लॉज नंबर 6 है। और क्लॉज नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों कि पार्टी ये जो पार्लियामेंट है वो रूल बनाएगी, मतलब कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो पीडी मतलब पर्सनल जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रोसीजर या फिर जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता है, मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या था कि लोगों को बिना ही मतलब कि क्राइम किए उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, मतलब कि इसमें पार्लियामेंट ही डिसीजन बनाता है कि मतलब कि अब क्या होगा कि प्रोसीजर या फिर उनका जो कितने समय तक उनको रखा जाए ये पार्लियामेंट तय करेगी, क्योंकि अब तक ये कानून बनाए गए हैं किसके, देखिए अब जो खास करके देखा जाए तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए 2 कानून बनाए गए हैं। पहला दोस्तों कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए, मतलब कि जहां पे लगेगा कि देश के से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, तो वहां पे मतलब कि कोई, देखिए एक सिंपल एस्पेक्ट में अगर हम लोग समझते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत बताया गया है कि जो देश से जुड़ी मुद्दे हैं, जहां पे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, उसमें ये सिक्योरिटी की बात कैसे, तो जैसे आपको लोगों को दिखते होंगे कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर में ये रीज़न होते रहता है कि वहाँ पे लोगों में एक गलत धारणाएं या फिर लोगों में एक अफवाहें उड़ती ही रहती हैं, तो वहाँ पे लोगों को भड़काने वाली बयानबाजी चलती रहती है। तो उधर से क्या किया जा सकता है कि जब हमको लगे कि कोई आदमी ये हमारे नेशनल या फिर देश के लिए या फिर किसी भी रीज़न से हमारे लोगों को एक गलत इम्पैक्ट डालने वाला है या गलत सिचुएशन इसके बोलने से क्रिएट हो सकता है या फिर किसी स्पेशल धर्म के बारे में ये बात करने जा रहा है, तो क्या किया जाएगा कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यही है कि एनएसए बनाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए, और दूसरा था दोस्तों कि कॉफी पोसा मतलब COFEPOSA, मतलब ये कमेटी बनाया गया था दोस्तों कि जो लोग स्मगलिंग करेंगे तो उनको भी इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये रूल जो है ना ये पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि ये दोस्तों असल में देखा जाए ना तो ये मुद्दा ही है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जो कि दूसरे कम्युनिटी या फिर बड़े पैमाने पे किसी को इंपैक्ट करे। लेकिन अगर चलिए दोस्तों समझते हैं, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है 1950 में आया था, जब इंडिया ने पहली बार इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को लॉन्च किया था, और 1980 में दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया था जो कि करेंटली यूज्ड में है, ठीक है, जो कि करेंटली क्या है उसको हम लोग देखते हैं तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ही नाम से जाने जाता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक डाल दिया है, उस पीडीएफ में दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन किए हैं, जो जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, इन सभी एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे आपको आगे की वीडियोज़ का अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।